तो ठीक है, चलिए इसे आज अनपैक करते हैं। मतलब जब हम इंसानों की बनाई किसी बहुत बड़ी इमारत को देखते हैं ना, तो उसकी जो वास्तुकला होती है वो एकदम साफ नजर आती है हाँ, बिल्कुल। कि एक ईंट से दूसरी ईंट कैसे जुड़ी है, सीमेंट कहाँ लगा है, ये सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। लेकिन जब हम प्रकृति के इस असीम घर को देखते हैं, तो ये ढांचा इतना सीधा नहीं होता। एकदम सही बात है। यहाँ की दीवारें कह सकते हैं कि सांस लेती हैं। हर एक ईंट दूसरे से किसी अदृश्य धागे से बंधी है और इसे समझना सच में किसी गहरे रहस्य को सुलझाने जैसा है। और वो रहस्य बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। तो आज के इस इन डेप्थ डिस्कशन में हम इसी अदृश्य ढांचे की परतें खोलने जा रहे हैं। हमारे पास एक बहुत ही व्यापक मास्टर क्लास के नोट्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम डिकोड करेंगे कि सजीवों और निर्जीवों के बीच का ये जो जटिल सिस्टम है, ये आखिर काम कैसे करता है, और वो भी बिना किसी भारीपन या किताबी बोरियत के। ऊर्जा प्रवाह, वहन क्षमता, जैव विविधता, इन सबको आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, और देखिए इस रहस्य को समझने की शुरुआत ही दो शब्दों के फर्क से होती है। मतलब दो ऐसे शब्द जिन्हें अक्सर हम लोग एक ही समझ लेते हैं, पर्यावरण और इकोलॉजी। जो कि असल में अलग है ना? बिल्कुल अलग है। अगर हम स्रोत पर गौर करें तो पर्यावरण, जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, वो फ्रेंच शब्द एनवायरनेर से आता है, अच्छा। जिसका सीधा सा मतलब है जो हमें चारों ओर से घिरे हुए है। यानी हवा हो गई, पानी, जमीन। एक तरह से ये सिर्फ एक भौतिक स्थिति है, हमारे आसपास का आवरण। लेकिन जो इकोलॉजी है ना, वो इससे कहीं ज्यादा गहरा कंसेप्ट है। हाँ, मैंने भी नोट्स में देखा था कि इकोलॉजी असल में दो ग्रीक शब्दों का मेल है। एक है ओइकोस, जिसका मतलब है घर, और दूसरा लोगोस, यानी अध्ययन। जी। तो मतलब इकोलॉजी सिर्फ ईंट गारे का अध्ययन नहीं है, बल्कि प्रकृति के इस विशाल घर का अध्ययन है। ये देखना कि इस घर के सदस्य, चाहे वो कोई सूक्ष्म जीव हो, एक बड़ा सा पेड़ हो, या फिर हम इंसान हो, वो आपस में कैसे पेश आ रहे हैं। और साथ ही हवा, पानी जैसे निर्जीव तत्वों के साथ वो कैसे तालमेल बिठा रहे हैं। मतलब कोई भी जीव यहाँ पूरी तरह से आजाद या अकेला नहीं है। बिल्कुल। तो अब जब हमने घर के इस बुनियादी ढांचे को समझ लिया है, तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि इस घर के सदस्य एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? मतलब इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला ईंधन क्या है? इसी आपसी निर्भरता को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऊर्जा को देखना होगा। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के इस इकोसिस्टम का इकलौता पावर हाउस सूरज है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत। हाँ, सूरज की रोशनी पौधों तक पहुंचती है और वहीं से ये जिंदगी का पहिया घूमना शुरू होता है। लेकिन यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। एक दिशीय? हाँ। मतलब यूनिडायरेक्शनल? हाँ, ऊर्जा कभी वापस नहीं लौटती। ओहो, तो इसका मतलब ये पानी या कार्बन चक्र की तरह रिसाइकल नहीं होती? बिल्कुल नहीं, ये एक वन वे स्ट्रीट है। अच्छा। सूरज से ऊर्जा पौधों में गई, पौधों से फिर शाकाहारी जीवों में, और फिर वहां से मांसाहारी जीवों में। एक बार जो ऊर्जा ऊष्मा यानी हीट में बदल गए, वो हमेशा के लिए उस सिस्टम से बाहर हो जाती है। ये तो सच में बहुत कठोर नियम है। और यही इस पूरे प्राकृतिक सिस्टम का सबसे बुनियादी नियम है। इसे 1942 में रेमंड लिंडमैन ने बहुत अच्छे से समझाया था। ऊर्जा के 10% नियम से ना? हाँ, लिंडमैन ने साबित किया कि जब ऊर्जा एक पोषण स्तर, जिसे विज्ञान में ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, वहां से दूसरे स्तर में जाती है, तो प्रकृति एक बहुत बड़ा टैक्स काटती है। टैक्स? वो कैसे? मतलब केवल 10% ऊर्जा ही अगले जीव तक पहुंच पाती है। बाकी की जो 90% ऊर्जा है ना, वो जीव के अपने विकास में, सांस लेने में खर्च हो जाती है और ज्यादातर ऊष्मा के रूप में हवा में मिल जाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस 90% के नुकसान को अगर हम हमारी रोजमर्रा के कैलोरी से जोड़ के देखें, तो यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। आप एक एनालॉजी सोच रहे हैं? हाँ, मान लीजिए कि एक पौधे ने सूरज की रोशनी सोखकर 1000 कैलोरी ऊर्जा बनाई। ठीक है। अब उस पौधे को एक टिड्डे ने खा लिया, तो 10% नियम के हिसाब से उस टिड्डे के शरीर में 1000 में से सिर्फ 100 कैलोरी ही काम आएगी। बिल्कुल सही। फिर उस टिड्डे को एक मेंढक ने अपना शिकार बनाया, तो मेंढक के हिस्से में सिर्फ 10 कैलोरी पहुंची, और अगर उस मेंढक को एक सांप खा लेता है, तो उस विशाल सांप को महज 1 कैलोरी मिलेगी। देखिए कितनी तेजी से ऊर्जा कम हो रही है। हाँ, ये तो एक तरह का ऊर्जा का दिवालियापन है जो हर कदम पर बढ़ रहा है। तो क्या यही कारण है कि प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं, या जिन्हें हम फूड चेन कहते हैं, वो हमेशा छोटी होती हैं, मतलब 3 से 5 स्तर की? एकदम सही पकड़ा आपने, क्योंकि अंत तक जाते जाते ऊर्जा बचती ही नहीं है।
अगर उस सांप को खाने वाला कोई बाज है तो उसे शायद 0.1 कैलोरी मिलेगी। तो उससे आगे कोई जिंदा कैसे रहेगा? वही तो, उसके बाद किसी और जीव के जिंदा रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होगी ही नहीं। इसी वजह से अगर हम ऊर्जा का एक पिरामिड बनाएं तो वो हमेशा सीधा खड़ा होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है। हाँ, उसका आधार जहाँ हरे पौधे हैं वो बहुत चौड़ा होता है क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा ऊर्जा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो सुई की तरह नुकीला हो जाता है। लेकिन मैंने स्रोत में पढ़ा था कि अगर हम जीवों की संख्या या उनके जैव भार यानी बायोमास का पिरामिड बनाएं तो वो उल्टा भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये ऊर्जा वाले नियम को कैसे चुनौती देता है? देखिए, ये ऊर्जा के नियम को चुनौती नहीं देता, बल्कि प्रकृति की संरचना को अलग नजरिए से दिखाता है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की कल्पना कीजिए। ठीक है, कर ली। पेड़ तो गिनती में सिर्फ एक है, लेकिन उस एक पेड़ पर सैकड़ों या हजार पक्षी रह सकते हैं। हाँ, घोंसले बनाकर। और उन हजार पक्षियों के शरीर पर लाखों परजीवी या छोटे कीड़े हो सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ संख्या को गिन रहे हैं तो पिरामिड का आधार बहुत संकरा है, क्योंकि पेड़ तो एक ही है। ओह, समझ गया। और चोटी बहुत चौड़ी है क्योंकि कीड़े लाखों हैं, इसलिए संख्या का पिरामिड उल्टा बन गया। लेकिन फिर भी वो एक पेड़ उन सभी लाखों जीवों को ऊर्जा देने के लिए पर्याप्त सूरज की रोशनी सोख रहा है। तो ऊर्जा का आधार हमेशा बड़ा ही रहेगा। क्या बात है। अब चूंकि ऊर्जा का ये बजट इतना कड़ा है, मतलब हर कदम पर 90% का टैक्स कट रहा है, तो जीवों को जिंदा रहने के लिए कई विकल्प खोजने पड़ते होंगे। बिल्कुल। और यहीं से शायद खाद्य श्रृंखला का वो सीधा रास्ता एक बहुत ही जटिल खाद्य जाल यानी फूड वेब में बदल जाता है। हाँ, क्योंकि जीव सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर नहीं रह सकते। मैंने देखा कि स्रोत में मुख्य रूप से 3 तरह की खाद्य श्रृंखलाओं की बात की गई है। पहली है चारण या ग्रेजिंग चेन, जो सीधे हरे पौधों से शुरू होती है, जो सबसे आम है। दूसरी है अपरद या डिट्रिटस चेन, जो केंचुए या फंगस जैसे मृत जीवों को खाने वालों से शुरू होती है, जो सफाई का काम करते हैं। और तीसरी है परजीवी चेन, जहां बड़े जीवों से ऊर्जा छोटे परजीवियों की ओर जाती है, जैसे अभी आपने बताया, या इंसान के सिर की जूं। जी। लेकिन जब ये तीनों चेन्स आपस में टकराती हैं तो एक ऐसा जाल बनता है जहां एक टिड्डे को सिर्फ मेंढक नहीं खाएगा, बल्कि छिपकली या कोई पक्षी भी खा सकता है। और ये जाल असल में इकोसिस्टम का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच कैसे? सोचिए, अगर एक जीव के पास खाने का सिर्फ एक ही विकल्प होता और वो विकल्प किसी वजह से खत्म हो जाता तो वो जीव भी तुरंत भूखा मर जाता। हाँ, ये तो है। खाद्य जाल जीवों को विकल्प देता है, जिससे पूरा सिस्टम स्थिर रहता है। यहाँ मैं थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर प्रकृति का जाल इतना ही बड़ा और लचीला है, जहां हर किसी के पास इतने सारे विकल्प मौजूद हैं, तो अगर हम इस जटिल जाल में से किसी एक प्रजाति को पूरी तरह हटा दें, तो क्या प्रकृति अपने आप को एडजस्ट नहीं कर लेगी? बाकी जीव कोई दूसरा विकल्प चुन लेंगे? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सुनने में ये तर्क बहुत सही लगता है, लेकिन जमीनी सच्चाई बहुत अलग है। वो कैसे? क्योंकि इस जाल का हर धागा एक समान नहीं होता। कुछ धागे ऐसे होते हैं जिन पर पूरे जाल का तनाव टिका होता है। विज्ञान में इन्हें कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। कीस्टोन? हाँ, कीस्टोन असल में किसी पुरानी इमारत की मेहराब या आर्क के एकदम बीच में लगा वो मुख्य पत्थर होता है जो पूरी इमारत का वजन संभालता है। अगर उस पत्थर को खिसका दिया जाए तो पूरी इमारत भरभरा कर ढह जाएगी। बिल्कुल। इकोसिस्टम में भी ऐसा ही होता है। यानी ये वो प्रजातियां हैं जो भले ही गिनती में कम हों, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा होता है। एकदम सही कहा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम किसी जंगल से बाघ या शेर जैसे शीश शिकारियों को पूरी तरह हटा देते हैं। ठीक है। बाघों की संख्या जंगल में वैसे भी बहुत कम होती है, तो उनके हटने से शायद तुरंत कोई फर्क न दिखे, लेकिन बाघ करते क्या है, वो हिरणों की आबादी को कंट्रोल में रखते हैं। हाँ, उनका शिकार करके। अब बाघ के न होने पर हिरन बेतहाशा बढ़ जाएंगे। वे जंगल की सारी घास, छोटे पौधे और नई कोपले खा जाएंगे। और फिर कुछ ही समय में जंगल एक बंजर मैदान में बदल जाएगा। और आखिरकार वे हिरन खुद भूख से तड़प कर मर जाएंगे। बाघ एक कीस्टोन प्रजाति है जो अदृश्य रूप से पूरे जंगल की वास्तुकला को कायम रखे हुए है। बाप रे, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि एक धागा खींचने से पूरी चादर कैसे फट सकती है। प्रकृति का संतुलन बहुत नाजुक है। इसी बात से जुड़ा एक और दिलचस्प तथ्य मुझे स्रोत में मिला, जो थोड़ा डरावना भी है।
जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। ओह हाँ, ये बहुत गंभीर विषय है। अभी हमने बात की कि ऊर्जा ऊपर जाते हुए कम होती है, लेकिन अगर हमारे पानी या मिट्टी में डीडीटी या पारे जैसे हानिकारक विषाक्त पदार्थ मिल जाएं, तो ये ऊपर जाते हुए कम नहीं होते, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इनकी मात्रा हर स्तर पर बढ़ती जाती है। ये ऊर्जा के नियम का एकदम उल्टा कैसे काम कर रहा है? इसका सीधा सा कारण ये है कि ये जो रसायन या भारी धातुएं हैं ना, ये जीव के शरीर में ऊर्जा की तरह खर्च होकर ऊष्मा में नहीं बदलते। अच्छा। और ना ही ये शरीर से पसीने या मलमूत्र के जरिए बाहर निकलते हैं। ये जीव के फैट या वसा में जाकर जमा हो जाते हैं। हमेशा के लिए? हाँ, इसे ऐसे देख सकते हैं। एक छोटी मछली जब प्रदूषित पानी से पौधे खाती है तो उसके शरीर में थोड़ा सा पारा जमा हो जाता है। ठीक है। अब जब एक बड़ी मछली ऐसी दर्जनों छोटी मछलियों को खाती है तो उन सबका पारा उस एक बड़ी मछली में इकट्ठा हो जाता है। और फिर जब कोई चील या हम इंसान उन बड़ी मछलियों को खाते हैं तो हमारे शरीर में पारे का स्तर इतना भयानक हो चुका होता है कि वो सीधा नर्वस सिस्टम को तबाह कर सकता है। ये तो बहुत खतरनाक है। कीस्टोन प्रजातियों के खत्म होने और टॉक्सिन्स के इस तरह इकट्ठा होने की बात सुनकर मेरे जहन में एक बड़ा सवाल आता है। क्या? कि इकोसिस्टम के ढहने की कोई तो सीमा होगी। मतलब प्रकृति आखिर कितना दबाव बर्दाश्त कर सकती है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो जीव विज्ञान में इस बर्दाश्त करने की सीमा को वहन शक्ति या कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। वहन शक्ति? जी, जिसे विज्ञान में K से दर्शाया जाता है। ये किसी भी पर्यावरण की वो अधिकतम क्षमता है जिसे वो बिना नष्ट हुए अनिश्चित काल तक संभाल सकता है। मतलब भोजन, पानी और जगह के मामले में? बिल्कुल। हर जंगल, झील या पूरे ग्रह की अपनी एक K लिमिट होती है। और इसके साथ हमें दो और चीजें समझनी होंगी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और जैव शक्ति या बायो कैपेसिटी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब जो मांग हम इंसान प्रकृति से कर रहे हैं? हाँ, हमारी जीवन शैली द्वारा प्रकृति से की गई मांग। और जैव क्षमता है प्रकृति की, वो क्षमता जिससे वो उन संसाधनों को वापस पैदा करती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझना चाहूँ तो मैं इसे एक मासिक बजट की एनालॉजी से देखता हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास महीने भर खर्च करने के लिए 500 रुपए हैं। ठीक है। लेकिन अपनी बेतहाशा जरूरतों की वजह से वो 10 तारीख को ही पूरे 500 रुपए खत्म कर दे। तो बाकी का महीना कैसे कटेगा? वही तो, बाकी का महीना वो घाटे में जिएगा, उधार मांगेगा। बिल्कुल यही अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। वो दिन जब हम इंसान साल भर के प्राकृतिक संसाधनों को कुछ ही महीनों में खर्च कर देते हैं। इस स्थिति को पारिस्थितिक घाटा या इकोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं। और ये घाटा लगातार बढ़ रहा है। तो इस पारिस्थितिक घाटे का सीधा असर किस चीज पर पड़ रहा है? इसका सबसे सीधा और विनाशकारी असर पृथ्वी की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी पर पड़ रहा है, जो असल में इस ग्रह को जीवंत बनाए रखती है। बिल्कुल। एक्सपर्ट्स और स्रोत बताते हैं कि यह जैव विविधता सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास होती है। जैसे ब्राजील के अमेज़न वन? हाँ, क्योंकि वहां साल भर सूर्य का प्रकाश और बारिश अधिकतम होती है, जो जीवन को पनपने के लिए सबसे बेहतरीन वातावरण देती है। लेकिन एक सवाल है, बायोडायवर्सिटी को मापने का तरीका क्या है? क्या हम बस जाकर प्रजातियां गिन लेते हैं? नहीं, इसे मापने के 3 पैमाने हैं जो R.H. विटेकर ने 1972 में दिए थे। अच्छा, वो कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा विविधता का मतलब है किसी एक विशेष स्थान पर प्रजातियों की संख्या, जैसे एक तालाब में मछलियां। बिल्कुल। बीटा विविधता मापती है 2 अलग-अलग इकोसिस्टम के बीच की विविधता, मतलब तालाब और पास के जंगल के बीच का अंतर। हाँ। और गामा का मतलब है पूरे भौगोलिक क्षेत्र की कुल विविधता, जैसे पूरे पहाड़ी इलाके की। तो जब हम बड़े भौगोलिक क्षेत्रों की बात करते हैं तो मैंने अक्सर एक शब्द सुना है, हॉटस्पॉट। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भारत जैसे देश में जहां पश्चिमी घाट और हिमालय जैसे क्षेत्र हैं, इन हॉटस्पॉट्स को असल में परिभाषित कैसे किया जाता है? कोई भी जगह हॉटस्पॉट कैसे बनती है? नॉर्मन मायर्स द्वारा दिए गए हॉटस्पॉट के सिद्धांत के अनुसार इसकी 2 बहुत सख्त शर्तें हैं। 2 शर्तें? पहली यह कि वहां कम से कम 1500 स्थानिक या एंडेमिक प्रजातियां होनी चाहिए। स्थानिक मतलब जो दुनिया में और कहीं ना मिले? हाँ, जो सिर्फ उसी इलाके की हो। और दूसरी शर्त बहुत डरावनी है। क्या? उन प्रजातियों का 70% प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुका हो। बाप रे, मतलब वो जगह बहुत खास भी है और बहुत खतरे में भी है। बिल्कुल। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ऐसे 4 प्रमुख बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं।
ये तो सच में चिंता की बात है। जब हमें पता है कि ये विशेष क्षेत्र और प्रजातियां जैसे गोडावण या ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, जिसकी सिर्फ 150 संख्या बची है, हाँ, जब ये इतने खतरे में हैं, तो उन्हें बचाने के लिए जमीनी स्तर पर क्या विज्ञान और कानून लागू किए जा रहे हैं? संरक्षण के मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं। एक है इन सिटू या स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही बचाना। बिल्कुल जैसे नेशनल पार्क या वन्यजीव अभयारण्य बनाना। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से लेकर प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे सफल प्रयास किए हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा है एक्स सिटू या बाह्यस्थानीय संरक्षण। जब प्राकृतिक आवास में बचाना नामुमकिन हो तो उन्हें बाहर निकालकर बचाना, जैसे चिड़ियाघर, जीन बैंक या सीड बैंक। और नामीबिया से जो चीतों की वापसी हुई है वो भी इसी प्रयास का हिस्सा है। लेकिन विकास का क्या मतलब? विकास बनाम पर्यावरण की एक बड़ी बहस हमेशा रहती है। वो तो है। हमें हाईवे चाहिए, बांध चाहिए। तो इस संतुलन को बनाने के लिए स्रोत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन या EIA का उल्लेख है। जी, EIA बहुत जरूरी टूल है। विकास भी जरूरी है, लेकिन EIA एक ऐसा टूल है जो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ये आंकता है कि पर्यावरण, मिट्टी और आदिवासी समुदायों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ताकि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके। हम विकास करें लेकिन भविष्य को दांव पर लगाकर नहीं। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी घास से लेकर शीर्ष शिकारी तक हर जीव ऊर्जा के नियम और एक विशाल खाद्य जाल से जुड़ा हुआ है। हाँ, हर चीज आपस में कनेक्टेड है। हमने देखा कि वहन क्षमता की सीमाएं क्या हैं और कैसे भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे साइट्स इस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के विचारों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जी बताइए। इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि इकोसिस्टम में एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है जो पूरी तरह स्थिर होती है और तब तक नहीं बदलती जब तक कोई बड़ी आपदा ना आए। सही कहा। लेकिन आज इंसान कंक्रीट के शहर बना रहा है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट चरम पर है और प्रकृति की वहन क्षमता जवाब दे रही है। हम क्यों लिमिट को पार कर चुके हैं? तो क्या हम अनजाने में उसी बड़ी आपदा का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं जो इस वर्तमान सिस्टम को नष्ट करके किसी नए प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत करेगी? ये तो बहुत ही डरावना विचार है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम प्रकृति को कैसे बचाएं, बल्कि ये है कि क्या प्रकृति हमें अपने इकोसिस्टम में लंबे समय तक रहने देगी। प्रकृति तो अपना संतुलन बना लेगी, सवाल हमारे अस्तित्व का है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्रकृति के इन उलझे हुए धागों को हमारे साथ सुलझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।